हेलो दोस्तों, आज मैं जो है विजन आईएएस नोट्स के माध्यम से कला संस्कृति की शुरुआत करने जा रहा हूँ। जितने भी हमारे टॉपिक है, जितने भी जो सांस्कृतिक स्थल है भारत के, उन सबका एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। थोड़ा मैप के माध्यम से देख लेते हैं। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ। ये मध्य प्रदेश का मैप है। इस जगह का नाम है भीमबेटका। यहाँ पर एक भीमबेटका की गुफा है। तो हमें यहाँ से किस किस तरह की जानकारी मिलती है और ये किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति विरासत की कहानी लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक काल को पूर्व ऐतिहासिक काल अथवा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। जो सबसे प्राचीन काल है उसको ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक अथवा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस काल में लोगों ने अति जल वृष्टि आदि प्राकृतिक विपदाओं से बचाव के लिए गुफाओं में आश्रय लिया था। मतलब यहाँ से हमें गुफाओं के अवशेष मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं पढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राचीन काल में क्या है कि लोग जो थे जल वृष्टि या कहते हैं कि जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए गुफाओं में निवास करते थे। वे शिकार और फल फूल एकत्रित कर जीवन यापन करते थे और उन्होंने पत्थरों, लकड़ी अथवा तथा हड्डियों से साधारण औजार भी बना लिए थे। आगे देखते हैं हम भीमबेटका की गुफाओं के माध्यम से हम गुफाओं का अध्ययन कर रहे हैं। यह गुफा भोपाल शहर में के दक्षिण में दिशा में वहाँ से कोई 50 किलोमीटर दूर भीमबेटका में स्थित है। मतलब जो ये गुफा है ये भोपाल शहर में दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर दूर स्थित है, भीमबेटका नामक जगह पर। इन गुफाओं में पत्थरों को तराशकर बनाए गए औजार मिले हैं। मतलब यहाँ से हमें जो है पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। भीमबेटका गुफाओं से पत्थरों के औजार मिलते हैं तथा इनकी दीवारें शिकार, संगीत एवं नृत्य आदि के दृश्यों से प्रचुर रूप से चित्रित है। मतलब यहाँ से हमें जो है भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमें शिकार के, इसके अलावा संगीत और नृत्य के दृश्यों के हमें चित्र देखने को मिलते हैं। इन सब के कारण इन गुफाओं को इनमें रह चुके लोगों के दैनिक जीवन की जानकारी देने वाला भंडार गृह माना गया है। मतलब उस समय के पाषाण काल के जो लोग थे उनके बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है और यहाँ पर जो चित्र मिले हैं उनसे हमें उस समय के जो उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है कि वो किस तरह रहते थे और किस तरह का उनका जीवन यापन था। देखो भित्ति चित्र भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, तो ये गुफा जो दिखाई दे रही है ये हमारे मैप के माध्यम से बताया मैंने आपको। साथ में भित्ति चित्र मतलब दीवारों में जो चित्र बनाए जाते थे प्राकृतिक रंगों से, वो हमें भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलते थे। तो इस तरह के चित्र देखने को मिले हैं जिसमें पशुओं के चित्र है, शिकार करते हुए चित्र है, साथ में देखो ये सारे नृत्य करते हुए जो चित्र है। आगे देखते हैं इन चित्रों के माध्यम से। देखो भीमबेटका की प्राकृतिक पहाड़ी गुफाओं में जिन लोगों ने आश्रय लिया था उन्होंने गुफाओं की दीवारों की भित्ति चित्रों से सजाया था। मतलब उन्होंने गुफाओं की दीवारों को क्या भित्ति चित्रों से सजाया था। इन भित्ति चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग इस क्षेत्र में मिलने वाले खनिज पदार्थ एवं पत्थरों से प्राप्त किए गए। मतलब जो रंग है प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किए गए और इन्हीं रंगों से देखो उस समय जो रंग थे उन्होंने जो जिन पदार्थों से रंग बनाया था, प्राकृतिक खनिज पदार्थों से उन्होंने रंग बनाया था, वो रंग इतने सालों बाद भी आज उनके द्वारा जो उन रंगों से जो चित्र बनाए गए हैं वो आज भी जो के तो देखने को मिलते हैं हमें। मतलब उनमें कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। आज भी ये जो चित्र है वो सुरक्षित है। आगे देखते हैं ये भित्ति चित्र हमें इस बात की जानकारी प्रदान करते हैं कि गुफा निवास किस प्रकार के औजार उपयोग में लाते थे। मतलब गुफा में निवास करने वाले व्यक्ति, क्योंकि हमें यहाँ से पत्थरों के औजार मिले हैं, तो गुफा में निवास करने वाले व्यक्ति या लोग उस समय किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे, किस प्रकार शिकार करते थे। क्योंकि दीवारों से जो चित्र मिले वो शिकार करते हुए के भी चित्र मिले हैं। मतलब शिकार करते हुए लोगों के चित्र मिले हैं। और यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव ने ऐसे सुंदर चित्रों की रचना की जो उनके दैनिक जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाते हैं। भाई जैसे चित्र शिकार करता हुआ चित्र दिया गया है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति देखता है वैसे ही वो चित्र बनाता है। जो देखेगा ना उसका चित्र कैसे बनाएगा। तो इसी प्रकार देखो इससे हमें जो है उस समय के जो 10,000 साल पूर्व मानव के जीवन की हमें जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है अपना नगर की योजना। जो मैंने आपको 6 बिंदु दिए थे उसमें से दूसरा टॉपिक है नगर की योजना या सिंधु सभ्यता लोथल गुजरात। मतलब जो लोथल जो सभ्यता है, देखो सिंधु सभ्यता वर्तमान में जो है हड़प्पा सभ्यता जो प्रथम स्थल खोजा गया था वो रावी नदी किनारे पे है और सिंधु नदी तंत्र के अंदर ही सभ्यता खोजी गई, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसका प्रमुख जो स्थल है लोथल गुजरात में है और उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि लोथल क्या है। तो मैं बता दूं आपको, लोथल से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। मतलब एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं जहां पर जो है जहाज खड़े किए जाते थे और
इसके माध्यम से ही विदेशों से व्यापार किया जाता है। मतलब व्यापार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं, विदेशों से। तो देखो हमें यातायात की जानकारी मिलती है। तो करीब 5000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण सभ्यता विकसित हुई। बाद में की गई खुदाई से इन तथ्य का भी पता चलता है कि इस सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तथा महाराष्ट्र के कई स्थलों में भी इस प्रकार की नगरीय योजना विद्यमान थी। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके हमें स्थल कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश से मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं, और गुजरात से मिले हैं, और महाराष्ट्र से मिले हैं, और कुछ हरियाणा से मिले हैं। और यहाँ की जो नगर योजना है वो उनमें समानता पाई गई है। तो मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक काल में इस प्रकार के सुनियोजित नगरों की रचना सिंधु सभ्यता की एक दुर्लभ विशेषता थी। मतलब सभी जो जितने भी स्थल मिले हैं वहां से नगरों नियोजन की योजना हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जिस तरह की समानता दिखाई देती है ये एक तरह से दुर्लभ विशेषता है इसकी। और नगर योजना के मुख्य मार्गों के साथ उपमार्ग जुड़े थे और एक आवासीय क्षेत्र अलग थे। मतलब जो मार्ग थे उनके अलावा एक आवासीय जो क्षेत्र था वो अलग था। आज की जो कॉलोनीज होती है उस तरह के आवासीय क्षेत्र बने होते। सभी मकान, यहाँ तक कि 2 मंजिले ऊंचे मकान भी ईंटों से बनाए जाते थे। तो देखो ये हमें एक स्थल है गोदीवाड़ा है, ये गुजरात में स्थित है, लोथल के अंदर ये गोदीवाड़ा है, जहाँ पर समुद्र या जहाजों का डेरा होता था। मतलब जहाजों को यहाँ पर रखा जाता था और यहाँ इसी जो जहाज है वो विदेशों में जाया करते थे। आंतरिक चित्र गोदीवाड़े का है। यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के दौरान लोथल एक बंदरगाह हुआ करता था और इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि भारत और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। जलपोत, मतलब कहते हैं जहाज जलपोत काष्ठ के बने होते थे, मतलब लकड़ी के जो है जहाज बने होते थे। और संभवतः नाविक अपनी यात्राओं के समय चर्म वस्त्र पहनते थे। आगे देखते हैं मुहर। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है, यह बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? लोथल, गुजरात से। इसके अलावा हमें और क्या क्या मिलता है यहाँ से? तो देखो मुहर मिली है हमें यहाँ से, एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य मिले हैं। मुहरों पर क्या है, किसका चित्र अंकित है? एक श्रृंगी पशु का है, जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से मिला है। और हड़प्पा कहाँ पे? वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ये मोहर देखो यहाँ पर एक श्रृंगी पशु बना हुआ है। पहले देखते हैं, ये मोहर है, यहाँ पे एक श्रृंगी पशु है, इसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। इस पशु को क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं। और इसको एक पवित्र पशु माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में इसको पवित्र पशु माना जाता था। इस पर कुछ लेख भी लिखे हुए हैं। तो देखते हैं हम कि सभ्यता के स्थानों पर की गई। तो ये मुहर, एक श्रृंगी पशु, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, पाकिस्तान, ये हमारा बिंदु है। तो देखो सभ्यता के स्थानों पर की गई खुदाई के दौरान लगभग 2000 से भी ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई है। मतलब जहाँ पर जो सभ्यता है उसकी खुदाई के दौरान हमें यहाँ से 2000 से ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई है। ये मोहरें चौरस और आयताकार की होती थी। इन्हें नर्म पत्थर से बनाया गया था तथा इन पर चित्र तथा लिपि उत्कीर्ण थी। मतलब चित्र, किसका चित्र? एक सिंगी पशु का चित्र बनाया गया था और कुछ लिपियां भी इस पर अंकित थी, उत्कीर्ण थी। उत्कीर्ण चित्रों में सांड, बकरा, भैंस, शेर आदि पशुओं के चित्र थे और इन एवं लेखों में 10 से 20 प्रतीक थे। ये मोहरें वर्तमान में व्यवहार में लाई जाने वाली मोहरों जैसी ही थी तथा नर्म मिट्टी की पट्टी पर दबाकर अंकित की जाती थी। इन्हें संभवतः व्यापारिक कार्यों तथा संपत्ति पर स्वामित्व दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और साथ में देखो, मतलब जो संपत्ति है, जैसे मान लो कोई सामान है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस बोरे के ऊपर गीली मिट्टी लगाकर इसको मोहर को छाप दिया जाता था। अब ये दूसरी जगह अगर ये मोहर टूटी फूटी नहीं मिलती थी, इसका मतलब जो है सामान से छेड़छाड़ नहीं की। मतलब सुरक्षा के लिए, व्यापारिक मार्गों, मतलब व्यापारिक कार्यों में जो है संपत्ति को सुरक्षित बचा के रखने के लिए या संपत्ति की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। प्रस्तुत चित्र में एक श्रृंगी पौराणिक पशु को देखा जा सकता है और संभवतः यह किसी व्यापारिक घराने का प्रमुख व्यापारिक प्रतीक रहा होगा। मतलब कहते हैं कि जैसे कि आज हमारे जो सारनाथ अशोक स्तंभ है वो हमें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मानते हैं, उसी प्रकार ये भी जो शासक है, यहाँ व्यापारी वर्ग है, उसका एक प्रतीक रहा होगा जो इस मोहर पर अंकित दिखाई दे रहा है। एक श्रृंगी पशु प्रस्तुत चित्र दर्शाया पात्र चाक पर बना है तथा सिंधु सभ्यता के दौरान इस कला की विकसित तकनीकी की जानकारी देता है। यह पात्र सुखाने के पश्चात पकाया गया था तथा फिर इसकी लाल सतह पर काले रंग से पत्तियों, पक्षियों तथा जानवरों की आकृति चित्रित की गई थी। यह पात्र काफी बड़ा है और संभवतः इसका इस्तेमाल, तो देखो हम पात्र के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको नीचे पात्र दिखाई दे रहा है, पहले हमने मोहर के बारे में पढ़ा था, अब देखो पात्र। तो ये पात्र है, ये एक मिट्टी का बर्तन मिला है जिसपे देखो कई सारी डिजाइन बनी हुई है। तो ये पात्र हमें कहाँ से मिला है? तो ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे देखते हैं किस पात्र के बारे में कि ये पात्र क्या है,
की चाक पर बना हुआ था और सिंधु सभ्यता के दौरान इस कला की विकसित तकनीकी की जानकारी देता है। मतलब जो है उनको बर्तन बनाने का की जानकारी थी, मिट्टी के बर्तन बनाने की जानकारी थी, मिट्टी को पकाकर। तो यह पात्र सुखाने के पश्चात पकाया गया था, फिर इसकी लाल सतह पर काले रंग के से पत्तियां, पक्षियों की, जानवरों की आकृतियां चित्रित की गई थी। यह पात्र काफी बड़ा है और संभवतः इसका इस्तेमाल खाद्यान्न एवं जल को रखने के लिए किया जाता होगा। तो देखो ये पात्र आपके सामने है। उस समय ये जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, पाकिस्तान से। मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से एक विशाल अन्नागार, स्नानागार भी मिला है, जो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। और साथ में देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास थी। आगे देखते हैं कि कई सारे खिलौने, ये खिलौने देखो आप, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं हमें। तो सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान मानव और पशुओं के लघु रूप वाले सैकड़ों मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। इन खोजों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासियों का प्रकृति से गहरा संबंध था। चित्र में दर्शाया खिलौने मिट्टी से बने हैं और इसका मतलब अलग से बना इसका मस्तक अलग से बनाकर धागे से जोड़ा गया था, जिससे धागे के खींचने पर वह हरकत करता था। नन्हे बच्चों के लिए एकदम दिलचस्प खिलौना है। तो इस तरह की देखो, इस तरह के छोटे छोटे खिलौने मिले, मानव और पशुओं की आकृति के खिलौने मिले मिट्टी के। हमें कहाँ से मिले हैं ये भी? तो ये मिले मोहनजोदड़ो से, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। आगे तो नृत्यांगना कांस्य प्रतिमा, मतलब जो है कांसे की। मैंने बताया आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लोहे के अवशेष बिल्कुल नहीं मिले, हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले। हमें वहां से कांसे प्रतिमा मिली, कांसे की मूर्तियां मिली है, जो कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से मिली है। देखो कांसे की मूर्तियों में देखो विशेष रूप से ये नृत्य करती हुई एक त्रिभंग मुद्रा में, और साथ में एक हमें ये जो है एक पुजारी की मूर्ति का, मतलब पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है। जो आगे देखते हैं इसके बारे में, पुजारी की पत्थर की मूर्ति के बारे में। तो देखो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से की गई खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से यहाँ के निवासियों की कलात्मक प्रतिभा का भी पता चलता है। मतलब तो यहाँ से हमें कुछ वस्तुएं मिली है, कांसे की मूर्तियां मिली है, इससे यहाँ के जो निवासी थे उनकी कलात्मक प्रतिभा का हमें पता चलता है। उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में उत्कीर्ण मोहरे तथा मानव आकृतियां है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नृत्यांगना की प्रतिमा है। इस कांस्य प्रतिमा को नृत्यांगना नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसके बड़े होने की मुद्रा भव्य है, उसके खड़े होने की मुद्रा भव्य, इसलिए इसको नर्तकी की प्रतिमा बताऊं। जो इस तरह से वो खड़ी है वो एक तरह से त्रिभंग मुद्रा में है, एक नृत्य करती हुई नृत्यांगना इस तरह से खड़ी होती है। इस वजह से क्या है, इसकी मुद्रा को देखकर, इसके खड़े होने की मुद्रा को देखकर इसको एक नृत्यांगना की मूर्ति बताया गया है। उसने एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है और दूसरे हाथ में कटोरा है। और यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हजारों वर्ष पहले के कलाकार धातु विज्ञान से परिचित थे और धातु को ढालकर कलात्मक वस्तुएं बना देते। मतलब तांबे को टिन को मिलाकर एक कांसा धातु बनाया जाता था और कांसे धातु से उन्होंने ये मूर्तियां बनाई है। जैसे वो धातु को पिघलाकर वो आकार देने के लिए उनके पास एक टेक्नोलॉजी थी। मतलब उनकी जो है हमें धातु विज्ञान के बारे में उनकी जानकारी मिलती है। तो इस तरह की मूर्ति देखो। आगे देखते हैं मिट्टी की पुजारी की। तो देखो शाल धारण किए हुए ये देखो ये मूर्ति है। इस मूर्ति पे देखा जाए, ये देखो इस मूर्ति पे देखो दाढ़ी बनी हुई है, साथ में इसकी आंखें देखो। इसके साथ ही इसने एक अपने बॉडी पे शॉल डाल रखी है जिसको इसमें छोटे छोटे फूल पत्तियां बनी हुई है। तो इस तरह की मूर्तियां। तो देखो शाल धारण किए हुए पुरुष की प्रतिमा को पुजारी भी कहा जाता है। संभवतः इसका कारण यह है कि यह किसी पुजारी से मेल खाती है जो ध्यान अवस्था में बैठा है और उसके नेत्र आधे मूंदे हैं। ये मूर्ति उस काल की वेशभूषा, कपड़ों की डिजाइन और केश विन्यास के बारे में जानकारी प्रदान करती है। उस समय के लोग बाल कैसे रखते थे, देखो इसके माथे पे एक तरह से कुछ बंधा हुआ है और दाढ़ी किसकी जो शेप है, ये देखो शॉल ओढ़ रखा है। मतलब उस समय के जो लोगों के पहनावे के बारे में ये मूर्ति जानकारी देती है। मैंने बताया था आपको कि जो व्यक्ति जैसा देखता है वैसे ही चित्र बनाता है। आगे देखते हैं हमने मूर्ति, कांस्य मूर्ति के बारे में पढ़ा, पत्थर पाषाण मूर्ति के बारे में पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा। तो ये मूर्ति हमें मिली है, हड़प्पा पाकिस्तान से मिली है। अगर देखो चोरी चवर वाहक, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये मौर्य काल की एक जो है कला है और ये पटना बिहार से मिली है। इसके साक्ष्य में कहाँ से मिली? पटना बिहार से मिले है चोरी चवर वाहक। तो ये मूर्ति देखो आप, इस मूर्ति के बारे में, ये मूर्ति में महिला की मूर्ति है, इसके हाथ में एक झाड़ू नुमा है, इसको बोलते हैं चवर। क्या बोलते हैं? चवर बोलते हैं। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह मूर्ति एक सेकेंड, यह मूर्ति सुंदर मूर्ति शिल्प मौर्य वंश शासक अशोक महान के शासनकाल की है। मतलब इसकी जब आयु पता लगी की गई तो ये किस साल की मानी गई है? अशोक के शासनकाल की मानी गई, अशोक मौर्य के शासनकाल की मानी गई है। सम्राट अशोक भारत के ऐसे महान राजा तथा बौद्ध मत के प्रचारक थे। यह चोरी मतलब चवर हाथ में लिए हुए एक स्त्री की सुंदर मूर्ति है। और साथ में देखते हैं सुंदर मूर्ति है। चोरी राजसी परिवार तथा
उच्च पद के लोगों को हवा करने के लिए उपयोग में लाई जाती थी एवं शान का प्रतीक होती थी। मतलब जो राजा है या उच्च जो पद के लोग हैं वो उनको हवा देने के लिए जो है दोनों तरफ ऐसे स्त्रियां खड़ी होती थी या जो उनके दास होते थे वो खड़े होते थे और साथ में ऐसे झाड़ू नुमा जो चवर था इससे वो हवा करने का कार्य करते थे। सम्राट अशोक के शासन काल में ऐसी बहुत सी उच्च कोटि की पॉलिश वाली पत्थर की मूर्तियां निर्मित हुई है जो आज भी शीशे की तरह चमकती है। आभूषणों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि उस समय की स्त्रियां किस प्रकार के आभूषण पहनती थी। तो उस समय की हमें अगर मूर्ति मिली है तो उस समय की स्त्रियों का पहनावा के अनुरूप इस मूर्ति को बनाया गया होगा। तो हमें पता लगता है कि जो अशोक के समय में जो स्त्रियां है उनका पहनावा किस तरह से हुआ करता था, किस तरह के वो आभूषण पहनती थी। तो आज हमारे जो 6 टॉपिक है मैंने जैसे चोरी चवर वाहक, पहला टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। अगला है नर्तांगना कांस्य प्रतिमा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है हमें। इसके बाद का टॉपिक था अपना मुहर एक श्रृंगी पशु का है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है हमें। साथ ही गोदीवाड़ा है, ठीक है ना। नगर नियोजन कला जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़ी है गुजरात में, लोथल। अगला देखो हमें भीमबेटका की गुफा भित्ति चित्र के बारे में पढ़ा है। तो आज के जो 6 बिंदु है हमने कंप्लीट कर लिए। अब ऐसे ही मैं आपको जितने भी बिंदु है, जितने भी चैप्टर है, जितने भी टॉपिक है जो विजन आईएएस के जो क्लास नोट्स के अंदर इतिहास की कंप्लीट में यूपीएससी के लेवल पर आपको इस तरह की जो है तैयारी करवाऊंगा। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इस चैनल को लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही मैं आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेज, जो डेली की करंट अफेयर्स की क्लासेज है वो भी लेके आऊँगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसे आपका प्यार बना रहेगा वैसे ही जो है मैं इस पर मेहनत करूंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट में टॉपिक लाता रहूंगा। और कंप्लीट मैं यहाँ पर विजन आईएएस के नोट्स के माध्यम से पूरी जो है आपके सामने जो आपको कला एवं संस्कृति के लेक्चर लेके आऊँगा। कंप्लीट कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे मैंने हिस्ट्री स्टार्ट की है, एनसीईआरटी शुरुआत की है, कला साहित्य विजन आईएएस के नोट्स जो है पूरे कंप्लीट पढ़ेंगे। साथ में ही इससे रिलेटेड जितने भी जो है पीटी 365 जो आती है विजन की वो भी कंप्लीट करेंगे। मतलब कंप्लीट 2023 और 24 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जितना ज़्यादा हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।